यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसके अंदर लास्ट में 91 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, मतलब टोटल मिला के 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहां से? वो आ रहा है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। बेसिकली आपका एक पैसेज जो है वो दिया जाएगा और उस पैसेज के बेस पर आपसे जो है 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और सिमिलर तरीके से एक दूसरा पैसेज और दिया जाएगा और उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन होंगे और वो आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो ओवरऑल मिलाकर के अपने पेपर नंबर 2 के अंदर 90 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल आ रहे हैं, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से उठ के आ रहे हैं, जो पैराग्राफ के क्वेश्चन जो है वो उठ के आ रहे हैं। तो वो 10 क्वेश्चन जो है मतलब कितने नंबर के हो गए? 20 नंबर। 300 में से 20 नंबर आपके जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं पेपर नंबर 2 में, और 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका पेपर नंबर 1 में। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अक्सर बच्चा जो है वो गलती करके आता है, उसको या तो छोड़ देगा या आखिरी में उठाएगा और वो ढंग से करता नहीं है, तो उसके क्वेश्चन गलत होते हैं। और आपको मैं सीरियसली बोलूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप वो फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आप उसको ढंग से करो। अगर पैसेज को ढंग से निपटा लिया तो फ्री के मार्क्स होते हैं और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अक्सर क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको मैं, बच्चा क्या करता है, बच्चा स्टार्टिंग से लगेगा, तैयारी करना शुरू करेगा। ओके, मतलब पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, वो पेपर में बैठ गया, अब वो शुरुआत वाले क्वेश्चन करेगा। टाइम थोड़ा वो टाइम कंस्ट्रेंट रहते हैं, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं। और आखिरी में पहुंचते पहुंचते जब वो पैराग्राफ के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो आखिरी क्वेश्चन होते हैं 91 से लेकर के और 100 तक आते हैं वो। ओके, तो जब वो आखिरी में पहुंचते हैं ना, वहां पे पहुंचते पहुंचते जो है सिस्टम उसका फेल हो जाता है। सिस्टम फेल इन द सेंस कि टाइम उसके पास में बचता नहीं है, फिर वो बस तुक्के ही मारता है। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप 100% उसको सही कर सकते हो, समझ रहे हो? तो पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर, जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर के अंदर। तो कैसे अब अपने को सोल्व करना है, किस तरीके का पैराग्राफ जो है पूछा जाता है, और अपने को पैराग्राफ जब आएगा, जब पैसेज आएगा, तो वो कैसे सॉल्यूशन उसका अपने को करना है ताकि हम जल्दी पैराग्राफ को जो सोल्व कर पाए, तो उसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए 3 पैराग्राफ को जो है डिस्कस करेंगे, जो अपने कॉमर्स का पेपर 2022 में, जो अपने कॉमर्स का 2022 में पेपर हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो वो हम 3 पैराग्राफ को जो है 3 पैसेजेस को हम लोग जो है वो सोल्व करेंगे। ओके, और देखेंगे कि उनके अंदर जो है वो क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से अपने को उन पैराग्राफ को जो है वो क्या करना है? सोल्व करना है। समझ रहे हो क्या? बताओ जी सर। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर जो है वो अपने पास में 2 पैरा आएंगे, ठीक है, 2 पैसेज आएंगे। उन 2 पैसेज में जो है 5-5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूं, टोटल मिला के कितना हो गया? 10 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाएगा। अब ये जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान देना, ये जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन 10 क्वेश्चन का आपको जो है वो क्या करना है? आंसर देना होता है, वो जो पैराग्राफ के बेस पर। ओके, और होता यही है अक्सर, आप किसी भी स्टूडेंट से जो पेपर दे के आए हुए हैं, या अगर आपने भी पेपर दिया है, ओके, तो आपका किसी कारणवश अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ पेपर, तो आप भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो पैराग्राफ के अंदर रही है, क्योंकि आखिरी में पहुंचते मुझे टाइम रहा नहीं, तो पैराग्राफ पे ऐसे तुक्के मार दिए। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अगर ये 10 नंबर आपको मिल जाते, अगर ये 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर अगर आपको मिल जाते, तो जो बच्चे इस बार रह गए थे तो आराम से वो उनका मतलब पेपर निकल जाता है। तो आप जो अब की बार एग्जाम में बैठेंगे तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई 2 पैराग्राफ हमारे सामने जो है वो आएंगे और अपने को कुछ भी करके उनको बढ़िया तरीके से सोल्व करना है, ताकि उसमें से मेरा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। समझ रहे हो जी? तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करते हैं कि पेपर नंबर 2 कॉमर्स की अगर बात करूं, और सेम पेपर नंबर 2 चाहे कॉमर्स की बात कर लूं, चाहे पेपर नंबर 2 में मैनेजमेंट की बात कर लूं, दोनों के अंदर जो है वो 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। मतलब 10 क्वेश्चन तो आपके अनसीन पैसेज से जो है वो पूछे जाएंगे। समझ रहे हो जी सर? तो कैसे अब अपने को उसको सोल्व करना है वो हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ओके जी, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी जो है वो फैब में जो पेपर होना है, अभी 21 फरवरी से जो पेपर आपका हो रहा है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम लोग जो है वो कल से एक महासंग्राम सीरीज जो है वो लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग आपको पेपर नंबर 2 के जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनकी रिवीजन वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे अपने यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो कल से वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस से हम शुरू करेंगे। अब इनकम टैक्स भी अपने को जो है वो नया थोड़ा सा करना पड़ेगा। अभी
बजट आया, वैसे तो देखो ये जो करंट में बजट आया है, जो अभी बजट आया 3 दिन पहले, इसके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इतना लेटेस्ट जो है वो नहीं आता। अब ये जो, क्योंकि ये जो बजट आया है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जिसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25 होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। बट फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेंगे कि क्या पता अगर मान लो इधर उधर का क्वेश्चन कोई घूम गया, अगर आ गया तो उसको भी अपने को कवर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो अपनी महासंग्राम सीरीज जो हम चलाएंगे उसके अंदर बेसिकली हम लोग हर यूनिट की जो है वो रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं सोचा था, जैसे पिछली बार भी मैंने एमसीक्यू से जो है वो रिवीजन करवाया था, बट वही बात यार, एमसीक्यू से जब रिवीजन करते हैं तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर जो टॉपिक आए वो तो चलो हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, बट उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं तो वो डिस्कस नहीं हो पाते। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि हम एक काम करते हैं, पूरी यूनिट को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे ताकि हर एक टॉपिक हमारा जो है वो गो थ्रू हो जाए। ओके जी, तो आप जरूर जो है वो देखिएगा उस सीरीज को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके हाँ जी, चलो देखते हैं एक बार के लिए पैराग्राफ की थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखो पेपर नंबर 2 कॉमर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पैराग्राफ आएगा वो 2 तरह का आएगा। सर 2 तरह का पैराग्राफ मतलब सर आपने अभी ये तो बताया कि 2 पैराग्राफ आएगा। हाँ जी, 2 पैराग्राफ आएंगे और 2 तरह के आएंगे। एक पैराग्राफ का टॉपिक अलग रहेगा, एक का अलग रहेगा। मतलब सर मतलब एक बताओ तो, देखो एक पैराग्राफ ऐसा होगा जिसके अंदर आपको अनसिन पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के बेस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो 5 क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे। एक तो इस तरीके का पैराग्राफ आता है जो पेपर 1 में भी अक्सर पूछा जाता है। पेपर 1 में जो पैराग्राफ आता है उसमें क्या होता है, पहले आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो पैराग्राफ में ही होते हैं। तो उसी तरीके से पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर भी ऐसा ही होगा, या पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा ही होगा कि आपको पहले पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कहां पे मिलेंगे, उस पैराग्राफ से ही होंगे। तो मैंने लिखा एक पहले तरीके का जो पैराग्राफ होगा वो कैसा होगा, आंसर गिवन इन दी पैसेज इटसेल्फ, जो आंसर है वो कहां पे होंगे, पैसेज के अंदर दिए जो है वो दिए जाएंगे। और एक दूसरे तरीके का जो पैराग्राफ रहेगा उसमें क्या होगा, बेसिकली उसमें आपको क्या होगा, पैसेज दे देगा, उस पैसेज में कॉन्सेप्ट बता देगा, जो पैसेज है उसमें क्या बता देगा, कॉन्सेप्ट बता देगा, भाई ये कॉन्सेप्ट है, और फिर बोलेगा इस कॉन्सेप्ट के बेस पर 5 क्वेश्चन पूछ लेगा और उन 5 क्वेश्चन के आंसर देने। और मजे की बात ये, उन 5 क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ में नहीं होंगे लेकिन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। समझ रहे हो बात को, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, 2 तरीके के पैराग्राफ आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। एक पैराग्राफ तो ऐसा होगा जिसके अंदर जो पैसेज दिया गया उसके बेस पर 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे और वो जो 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए, ध्यान देना, जो 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए उनके आंसर जो हैं वो उसी पैराग्राफ के अंदर होंगे। और एक दूसरे तरीके का जो पैराग्राफ आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं वो कैसा होगा, आपको पैसेज दे देगा, उसमें कॉन्सेप्ट बता देगा और आपसे उन कॉन्सेप्ट के बेस पर 5 क्वेश्चन पूछेगा और वो 5 क्वेश्चन के आंसर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पर आपको देने होंगे, उनके आंसर सारे के सारे आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। तो मतलब 2 तरीके का, तो एक में तो क्या है, आंसर गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ, और दूसरा क्या होगा, आंसर टू बी गिवन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट। तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है, अगर आपको उस सिलेबस या उस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इस पैराग्राफ को इजीली सोल्व कर पाओगे। समझ रहे हो जी सर। अब चाहे कैसे भी तरीके का पैराग्राफ आ जाए, वेदर पैराग्राफ आ जाए जिसमें आंसर जो है वो पैसेज में ही है, या पैराग्राफ ऐसा आ जाए जिसके अंदर आंसर जो है वो आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पर करने हैं, क्वेश्चन ये आ रहा है अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो पेपर के अंदर अपना टाइम है, टाइमिंग का है। अब टाइम जो है हमारे पास में कम रहता है और कम टाइम के अंदर अपने को जो है वो क्या करना है कि अपने को वो 10 क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। समझ रहे हो, तो उस केस के अंदर चाहे पैसेज किसी भी तरह का आए, मतलब मेन थिंग इज कि कैसे हम उसको कम टाइम के अंदर जो है वो अटेम्प्ट कर ले, या कम टाइम के अंदर हम कैसे उसको जो है वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 टेक्निक होती है। आप कोई भी पैराग्राफ अगर आप करते हैं ना उसको सोल्व करेंगे, तो पैराग्राफ को सोल्व करने के लिए बेसिकली आपके सामने जो है वो 2 टेक्निक आपको देखने को मिलेगा। ध्यान देना, टू सोल्व बोथ द टाइप ऑफ पैसेज, दोनों तरह के पैसेज को सोल्व करने के लिए कितनी अप्रोचेस है टोटल मिला के, 2 अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, द बेस्ट अप्रोच। मैं भी एग्जाम के अंदर इसी अप्रोच से जो है वो पेपर करके आया था। बेस्ट अप्रोच ये होती है आपका टॉप डाउन। अभी टॉप डाउन अप्रोच क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो दूसरी अप्रोच है वो है कौन सा, बॉटम अप अप्रोच। ये अप्रोच बेसिकली जो है ना ये बेस्ड है आपके लक के ऊपर, तो ये बाय लक अप्रोच है और इसके अंदर लेकिन टाइम बहुत लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
अगर किस्मत है तो क्या पता फ्लैट कट सीधा सीधा आपको जो है वो टॉपिक दिख जाएगा, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। अभी दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक अप्रोच जो है वो कौन सा है? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच जो है वो क्या बोलती है? टॉप डाउन अप्रोच ये है जिसके अंदर आपके पास में जब पैराग्राफ आया उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको आपको सोल्व करना है ऑन द बेस ऑफ पैराग्राफ। ओके, तो टॉप डाउन अप्रोच में आप क्या करोगे? पहले आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे। पहले आप क्या करते हैं? पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़िए अच्छे तरीके से। पैराग्राफ को बढ़िया तरीके से समझ के अगर पढ़ा ना तो फिर क्वेश्चन आप अपने आप जो है वो इजीली कर दोगे। अगर पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लिया तो, अगर पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा ही नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। अब क्वेश्चन क्या है? अगर मान लो आपके पास में एक पैराग्राफ आया, ओके, अगर पेपर जो है वो आपका फिजिकल पेपर होता तो उस केस में तो आप पेन से उसको गोला गोला कर सकते जो मेन पॉइंट थे, बट पेपर आपका जो है वो क्या सीबीटी बेस है। कंप्यूटर के अंदर आपको पैराग्राफ तो दिख जाएगा बट कंप्यूटर के ऊपर पेन तो चला नहीं सकते, तो फिर क्या आपको रफ पेपर तो मिलता है जी, रफ शीट मिलेगा, पेन मिलेगा। अब आपको क्या करना है? जब आप पैसेज को करेंगे, जब आप पैसेज को क्या करोगे? पढ़ोगे। टॉप डाउन अप्रोच में टॉप डाउन, ऊपर से नीचे चलेंगे। ऊपर क्या है? पैसेज है। पैसेज को पढ़ते हुए फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें टॉप डाउन अप्रोच में आपको क्या करना है? आप पहले पैसेज को पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट आप क्या करने वाले हैं? पैसेज जो है ना इसको आप रीड करेंगे अच्छे तरीके से। आप पैसेज को रीड करो और पैसेज को जब आप रीड करोगे लगभग 12, 13 या 15 मैक्सिमम लाइन का जो आपको पैराग्राफ मिलेगा। हर लाइन के अंदर जो ऐसी कोई बात है जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो खास चीज है, ये खास चीज है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है? लिख लेना है। कहां पे? अगर फिजिकल पेपर होता तो आप गोला गोला बना देते, आप उसको अंडरलाइन कर देते, लेकिन फिजिकल पेपर है नहीं, पेपर सीबीडी बेस है, तो कंप्यूटर में अगर मैं कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकता तो मैं क्या करूं? तो फिर आपको क्या करना है? जो आपको ऐसा रफ शीट मिलेगा ना और पेन मिलेगा, तो आपको जैसे एक लाइन आपने पढ़ा, वो लाइन पढ़ने के बाद उस लाइन में कुछ ऐसी बात जो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन की एसेंस क्या है। अलग अलग लाइनें हैं, हर लाइन में कुछ ना कुछ एक बात होगी। तो पहली लाइन में क्या चीज है जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप पेज के ऊपर लिख लो। जैसे नंबर 1 लाइन और पेज पे आपने लिख लिया, पेज के ऊपर एक बस एक कीवर्ड। फिर अगली लाइन आप पढ़ रहे हो, फिर जो जो आप ऐसे पैराग्राफ पढ़ो और उसके कीवर्ड जो है वो आप लिख लेना पेज के ऊपर। आपको ऐसा अभी लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये हेल्प बहुत करेगा आपको। जैसे ही आप वो 15 लाइन पढ़ लोगे तो आपको मालूम होगा कि हर लाइन के अंदर क्या कीवर्ड है, क्या खास बात है। आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको बारी बारी पैसेज पढ़ने का रिक्वायरमेंट एक तो खत्म हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, टाइम पता है कब लगता है? पैसेज ऊपर से जल्दी से पढ़ता है बच्चा, लिखता लुकता कुछ नहीं है, जल्दी से पढ़ेगा, इतना दिमाग चलता नहीं उस टाइम पे। फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर जब दूसरा करने बैठेगा फिर दोबारा पैसेज पढ़ने बैठेगा, वो काम खराब हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तभी पेपर रह जाता है। बेस्ट अप्रोच क्या है कि मुझे बारी बारी ना, मेन बात क्या है? टाइम, मेन बात तो टाइम करना, मुझे बारी बारी ना करना पड़े, बारी बारी मुझे पढ़ना ना पड़े पैसेज को। तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए पहले पैराग्राफ को आप जो है वो एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उनके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप लिख लो। कीवर्ड लिख लिए मैंने, मेरे को पता है कि इस लाइन के अंदर मेन चीज क्या है, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है हमारे अंदर कि हम उसको लाइन को देख के समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है, समझ रहे हो? तो वो अगर आपने कर लिया, आपके पास में कितने 15 कीवर्ड तो आए। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा ये किस कीवर्ड से रिलेटेड है, आप सीधा उस लाइन पे जाओगे और पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। तो एक अप्रोच तो है ये वाला, कौन सा? टॉप डाउन। इसके अंदर आपको करना क्या है? पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। और पैसेज कैसे पढ़ना आपको मैंने बता दिया। पैसेज आप पढ़ेंगे बढ़िया से, एकदम क्लैरिटी से पढ़ेंगे और फिर उनके अंदर हर लाइन में जो कीवर्ड्स है उनको आप लिख लेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है आपका बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे? पैसेज पढ़ेंगे और इन क्वेश्चनों को इसके अंदर ढूंढने का काम करेंगे। और ये बहुत ही घटिया अप्रोच है मेरे हिसाब से। मतलब मैं बिल्कुल भी बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करता। मैं हमेशा ये वाली जो अप्रोच है बच्चों को ये बोलता हूं कि भाई तुम ये अप्रोच के हिसाब से जो है वो काम करो, इस अप्रोच को कभी फॉलो मत करो। यहां होता क्या है, अक्सर बच्चा जो है वो क्या थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में वो क्या करेगा, वो पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेगा और फिर पैराग्राफ है। इसमें आपको पता है क्या करना पड़ेगा? हर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर पैराग्राफ पूरा रीड करो, फिर तीसरा क्वेश्चन फिर पूरा पैराग्राफ रीड करो। ये चीज इतनी अच्छी नहीं है। तो बेटर क्या है, जब कभी आप पैराग्राफ को सोल्व करने बैठेंगे तो आप पहले तसल्ली से बैठ के पैसेज को पढ़ें। उस पैसेज में हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, उसका एक पॉइंट जो है वो पेज के ऊपर जल्दी से लिख लें। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पैसेज में क्या है। देन उसके बाद में आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को फिर जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या करते जाओ, सोल्व करते जाओ। तो ये बढ़िया अप्रोच जो है वो यही अप्रोच है। इसके हिसाब से आप काम करोगे तो जल्दी आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे।
ओके जी। तो दो तरह के पैराग्राफ आते हैं, आपको मैंने बता दिया। एक होता है कौन सा, जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस होता है, एक होता है जिसके आंसर आपको जो है वो कहां मिलेंगे, पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे। अब दोनों तरह के पैराग्राफ को सोल्व करने के तरीके कितने पास है, कितने हमारे पास, दो तरीके हैं। एक है आपका टॉप डाउन अप्रोच, एक है कौन सा, बॉटम अप। बेस्ट अप्रोच कौन सा है, टॉप डाउन। इसके हिसाब से हम काम करेंगे, पहले पैसेज पूरा ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है वो क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके जी। अब अपने पेपर के अंदर अभी की बात, जो पेपर हुआ उसके अंदर जो पैराग्राफ है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला एक ही पैराग्राफ आया, रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर दी 5 क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ना वैसे मैंने ये वाला करा है इसके अंदर ना, एक मिनट रुकना, देखो एक बार ये क्वेश्चन, ये आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पहले पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोग जो फिर वो क्या करेंगे, फिर हम लोग इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। बोले सेक्शन 455, सेक्शन 455 जो था इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का, इट टॉक अबाउट ए न्यू प्रोविजन। इसने अपना जो नया कंपनी एक्ट है 2000 कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर एक नया प्रोविजन डाला था, एक नई तरह की कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोरमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। वैसे बता दो, आपको मालूम होता है डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, जो टेम्परेरी जो है वो क्या होती है, इनऑपरेटिव है, जिसने अभी अपना काम जो वो स्टार्ट नहीं किया, ऐसी कंपनी को बोलते हैं हम लोग क्या, डोरमेंट कंपनी। जिसने जो टेम्परेरी क्या है, इनऑपरेटिव, जो अभी ऑपरेशन नहीं कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो आपने कंपनी तो बना दी है, मतलब कंपनी नाम तो दे दिया और कंपनी आपने बना लिया, लेकिन अभी ऑपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया। मतलब ये इस तरह की कंपनी जो क्या बोलती है, जो किस प्रिंसिपल पे बेस है कि इन्वेस्ट नाउ, पैसा आज ही लगा दो लेकिन शाइन लेटर, और बाद में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इट सर्व एज ए कोर पॉलिसी ऑफ द डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी जो है वो कौन सी होती है, इनऑपरेटिव कंपनी, जिसने अभी अपना काम जो है कुछ समय के लिए क्या कर दिया है, रोक दिया है, या फिर बंद कर दिया, परमानेंट बंद नहीं किया, कुछ समय के लिए रोक दिया, और वो तो कुछ समय के बाद में उसको दोबारा क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। ओके, तो बोलते हैं सेक्शन 455 जो है ना कंपनी एक्ट 2013 का, इसने एक नए प्रोविजन की बात करी जिसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। अब एक बात देखो, इस लाइन में आपको मेन चीज क्या दिखी है, मुझे बस ये बता दो। सर इस लाइन में एक ही चीज दिख रही है, दैट इज अ डोरमेंट कंपनी, और एक लाइन वो दिख रही है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनी एक्ट 1956 जो पुराना कंपनी एक्ट था उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं था। तो ये दो लाइन तो पता चली। तो आपको क्या करना, पेज को सीधा जो है आपने क्या किया, पेज उठाया और पेज के ऊपर लिख लिया आपने क्या, डोरमेंट कंपनी। ठीक है, फर्स्ट लाइन और डोरमेंट कंपनी, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ो। बोलता है डोरमेंट कंपनी जो है वो ऑफर करती है एक्सीलेंट एडवांटेज। क्या दे रही है, एडवांटेज दे रही है। किसको दे रही है, प्रोमोटर को। तो किसको एडवांटेज मिल रहा है, प्रोमोटर को। तो ये बात थोड़ी सी खास है। तो आपने क्या करना है, मैंने तो गोला कर दिया, आप पेज के ऊपर लिख लोगे प्रोमोटर। आगे, हु वांट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर द कॉर्पोरेट शेड फॉर इट यूसेज एट द लेटर स्टेज। तो ये प्रोमोटर को एक फायदा दे रहा है, जिसके अंदर प्रोमोटर जो है वो आज ही जो है वो कंपनी के नाम पे कंपनी भी ओपन कर लेगा, और कंपनी के नाम पे जो है वो क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स परचेज कर लेगा, लेकिन काम करेगा कब, बाद में। ओके, फॉर इंस्टेंस देखने में अगर प्रोमोटर चाहता है कि वो बाय करना चाहता है लैंड नाउ फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एट ए कंपैरेटिवली लेसर प्राइस पे, ही मे डू द सेम थ्रू डोरमेंट कंपनी। जैसे अगर मान लो आप अपनी कंपनी के लिए कोई लैंड परचेज करना चाहते हो, अब कंपनी तो आप काम तो नहीं कर रहे, ठीक है, काम करोगे बाद में, लेकिन बाद में आपको मालूम है लैंड महंगा हो जाएगा, तो आप आज ही परचेज करने नहीं सोचो, तो आप वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डोरमेंट कंपनी। तो आपको क्या करना है, डोरमेंट कंपनी खोलो और कंपनी के नाम पे आप उस लैंड को या उस आईपीआर को परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, किसके लिए, फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एट ए कंपैरेटिवली लेसर प्राइस, he may do the same through dormant company so that he can use the land for its future प्रोजेक्ट। ओके, दस डोरमेंट कंपनी स्टेटस जो है इस न्यू फिनोमेना है इन द कंपनी। तो ये थोड़ा गोला कर लो कि डोरमेंट कंपनी का जो स्टेटस है कंपनी 2013 के अंदर क्या है, न्यू है, एंड इज एन एक्सीलेंट टूल है फॉर कीपिंग एसेट इन द कंपनी फॉर द फ्यूचर यूज। और एक बढ़िया टूल है जिसके बेस पर आप कंपनी के एसेट को परचेज कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। ए डोरमेंट कंपनी में भी इधर पब्लिक कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी कौन कौन सी हो सकती है, देखो बोल रखा है, डोरमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, डोरमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ओके, और डोरमेंट कंपनी 1% कंपनी भी हो सकती है। लो जी, इसको भी मैंने क्या कर लिया, गोले में कर लिया। आगे, सर्टेन कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर बिजनेस में नॉट बी एबल टू स्टार्ट एनी बिजनेस। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो नेचर ऑफ सर्टेन कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि उन कंपनी का जो जिस बिजनेस के अंदर वो कंपनी एंगेज है, उस बिजनेस का अपना एक नेचर है, वो ये है कि कंपनी कई बार जो है वो हाथों हाथ अपना काम स्टार्ट करने में एबल नहीं होती है, कुछ समय के लिए उसको रुकना पड़ता है। तो क्या बोल रहे, सर्टेन कंपनीज ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस, उनके बिजनेस के नेचर की वजह से मे नॉट बी एबल टू स्टार्ट एनी बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एज फॉर इंस्टेंस एनी बिजनेस फॉर क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो बोलता है कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके
क्योंकि उस कंपनी में काम शुरुआत करने में टाइम बहुत लगता है। तो ऐसी कंपनी जो है वो क्या करती है, ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, डॉक्यूमेंट तो सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन ऑपरेशन शुरू नहीं करती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब आप एसेट आज की डेट में परचेज कर सकते हो, लेकिन काम आप करोगे लेटर डेट पे, ठीक है। और उस कंपनी की कोई भी सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं, क्योंकि काम ही शुरू नहीं किया, तो इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन क्या होगा। ओके, तो ये भी आप हाईलाइट कर लो, इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं होता है। आगे, सच ए कंपनी में भी एन इनएक्टिव कंपनी, ये जो कंपनी कैसी होती है, इनएक्टिव कंपनी है। अब एग्जांपल तो रखे, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, रियल एस्टेट कंपनी हो गया, इनकॉर्पोरेट न्यू कंपनीज टू होल्ड लैंड और प्रॉपर्टी फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनी होती है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, रियल एस्टेट में जो कंपनी डील कर रही है, या इनकॉर्पोरेटेड न्यू कंपनी जो है वो होल्ड करती है लैंड और प्रॉपर्टी फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। आगे, ये जो कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियल है उनके लिए, बाय दिस कॉन्सेप्ट दे कैन इनकॉर्पोरेट कंपनी एंड परचेज प्रॉपर्टी लैंड इन दैट कंपनी एंड गेट द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसी कंपनी खोल के जो है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अचीव कर सकते हैं। इफ ए कंपनी गेट स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी, अगर कोई कंपनी जो है वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अचीव कर लेती है, तो दे आर लेस कंप्लायंस इन डोरमेंट कंपनी इन कंपैरिजन टू एक्टिव कंपनी। तो ऐसी कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को जो है उसके ऊपर कंप्लायंस प्रोसीजर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। किसके मुकाबले में, एक्टिव कंपनी के मुकाबले में। एक्टिव कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को भेजने पड़ते हैं, बट डोरमेंट कंपनी को ऐसा नहीं करना पड़ता। इट विल हेल्प टू सेव कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, और इससे क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी जो है वो कुछ सेविंग कर लेती है, किसमें, कंप्लायंस में, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, की पॉइंट्स को आपने गोला भी कर लिया। अब इसके बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी ऑफर एक्सीलेंट एडवांटेज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किनको डोरमेंट कंपनी एक्सीलेंट एडवांटेज देती है, डोरमेंट कंपनी एडवांटेज किसको देती है, ऊपर हमने पढ़ा था, प्रोमोटर को। भाई किसको देती है, प्रोमोटर को। तो आंसर क्या आएगा, डोरमेंट कंपनी ऑफर करती है एक्सीलेंट एडवांटेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको, प्रोमोटर्स को, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द डोरमेंट कंपनी। इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो डोरमेंट कंपनी के परव्यू में नहीं आती। तो प्राइवेट, अभी ऊपर पढ़ा था, ये देखो, ये हमने पढ़ा ना, कौन सी कंपनी डोरमेंट कंपनी के परव्यू के अंदर जो है वो नहीं आती। तो ये देखो, ये हमने पढ़ा था, ये लो ये लो ये लो, ये देखो, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। आओ, कौन कौन सी नहीं आती, तो ये लिखा हुआ है कौन कौन सा नहीं है, पब्लिक कंपनी, देखो, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, और कौन सा, पब्लिक कंपनी, मतलब ये लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी हो गया। तो ए बी डी, तो ये आंसर हो गया थर्ड। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ द बिजनेस इज सूटेबल फॉर डोरमेंट। अगर आपने डोरमेंट कंपनी खोलनी है तो आपका बिजनेस जनरली कैसा होना चाहिए। अभी हमने देखा था डोरमेंट कंपनी किस बिजनेस को फायदा करती है, बताओ। ये रहा कंस्ट्रक्शन वाला, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी या रियल एस्टेट कंपनी या इनकॉर्पोरेट न्यू कंपनीज होती हैं वो ऐसा करती हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आज ही लैंड को क्या कर लेंगी, परचेज कर लेंगी। तो देखो इसके हिसाब से आंसर जो है वो क्या बन रहा है आपका, सर आंसर जो है वो क्या है, शिपिंग बिजनेस के लिए होता है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए नहीं, रियल एस्टेट के लिए, यस सर, आंसर हो गया थर्ड। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बोलता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे, एक असर्शन है एक रीजनिंग है, इसके बेस पर आपको जो है वो बताना है। इफ ए कंपनी, ध्यान देना क्या बोल रहा है, इफ ए कंपनी गेट द स्टेटस ऑफ, अगर एक कंपनी को स्टेटस मिल गया डोरमेंट कंपनी का, देन इट इज सब्जेक्ट टू लेस कंप्लायंस इन कंपैरिजन टू एक्टिव कंपनी। तो क्या उसके ऊपर कंप्लायंस है वो क्या हो जाते हैं, कम होते हैं एक्टिव कंपनी के मुकाबले। ये बात बिल्कुल क्या है, सही तो है, सही तो बोला। अगर एक कंपनी को स्टेटस मिलता है किसका, डोरमेंट कंपनी का, देन उसके ऊपर जो कंप्लायंस प्रोसीजर है वो क्या है, कम है। ये देखो अभी हमने देखा था, सही। एक मिनट रुको, ये देखो, ये रहा, देयर इज लेस कंप्लायंस इन डोरमेंट कंपनी कंपेयर टू द एक्टिव कंपनी, ठीक है। तो पहली बात तो जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे आओ, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, इट विल हेल्प टू सेव कंप्लायंस फॉर इनएक्टिव कंपनी व्हेन दे बिकम डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 44 455 द कंपनी एक्ट एज कंपेयर टू द कंपनी एक्ट 1956। तो बोलते हैं इससे जो है वो आपके कंप्लायंस जो है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये बात भी एकदम क्या है, सही है। दोनों बातें क्या है, सही है। देखो ऊपर वाली बात में क्या बोल रहे हैं, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया असर्शन के अंदर जो बात बोली गई है वो क्या बोल रहे हैं, अगर एक कंपनी को जो है वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कंप्लायंस जो है, जो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी एक्ट, उसको बोलते हैं कंप्लायंस। तो कंप्लायंस जो है एक्टिव कंपनी के मुकाबले में कम होता है। जी बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन में बोल रहे हैं इससे क्या होगा, अगर कंप्लायंस कम होगा तो इट विल हेल्प टू सेव द कंप्लायंस फॉर इनएक्टिव कंपनी। इससे जो है कंप्लायंस बच जाएंगे, जो पहले वाले एक्ट में नहीं थे। पहले जो एक्ट था डेट इज कंपनी एक्ट 1956, उसमें ये प्रोविजन था ही नहीं, लेकिन नए एक्ट में डाल दिया। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों बातें सही है। और रीजन का जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, बोथ असर्शन रीजन बोथ क्या है, से करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ओके जी, चलो आगे अगला क्वेश्चन। अब आगे दोबारा एक असर्शन रीजनिंग का दे दिया। एक तो ना असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं, बच्चा घबरा जाता है, बच्चे के पंख उड़ जाते हैं बिल्कुल ही, बच्चा बोलता है ये क्या आ गया। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो आपको बिल्कुल सिंपल लगे। मेन बात क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चा कहता है हाय ये क्या हो गया, और वो छोड़ देता है उसको। लेकिन भाई करो, पढ़ोगे तो समझ भी आएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोलता है दो वही असर्शन और रीजनिंग दे रखी है। पहला असर्शन में क्या बोल रहा है, बोलता है प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन बनाएंगे टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी फॉर एन इनएक्टिव कंपनी दैट डज नॉट ट्रेड। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप जो है कोई ऐसी कंपनी जो आपकी इनएक्टिव कंपनी है, आप उसको डोरमेंट कंपनी बना सकते हो अगर आपने अभी तक उसके अंदर काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो ये बात असर्शन क्या है, ओके। रीजन में क्या बोल रहा है, डोरमेंट कंपनी डज नॉट ट्रेड, डोरमेंट कंपनी जो है वो ट्रेड नहीं करती अभी, ओके, बट हैज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन क्या उसमें सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है? अरे भाई जब वो ट्रेड ही कर रहा तो क्या ट्रांजैक्शन होगा? ये देखो ऊपर था तो सही, ये देखो अभी दिखा दूं, ये ना नो सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, डोरमेंट कंपनी वो है जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है। और ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि डोरमेंट कंपनी डज नॉट ट्रेड, ये बात तो सही है, बट हैज सिग्निफिकेंट। लेकिन क्या उसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है? नो। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर ये बनेगा असर्शन तो क्या है, करेक्ट है, बट रीजनिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। लो थर्ड हो गया। 5 क्वेश्चन थे, लो जी सोल्व भी हो गया। करना क्या है, पहले पैसेज ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पैसेज पढ़ लो। पैसेज पढ़ते पढ़ते हर लाइन में जो कीवर्ड है उसको एक पेज पे लिख लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसा लग रहा है, आपको वहम है थोड़ा सा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर लिखेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अरे तो छोड़ने से तो बढ़िया ही है, आपके 20 नंबर जो आप छोड़ के आते हो आखिरी के, उससे तो बढ़िया ही है कम से कम। तो आपको वो पैसेज जो है वो लिख लो, लिख लिया उसके बाद फिर आप उसको सोल्व करने बैठोगे ना, मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 2 मिनट में हो जाएंगे। पैसेज पढ़ने में वक्त लगेगा बट क्वेश्चन सोल्व करने में वक्त नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना जी। चलो ये हो गए, ओके, ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब अगला पैसेज देखते हैं। एक पैसेज अब की बार जो है वो आया, अब की बार कैसा मालूम, ऐसा, ये देखो ये पूछा उसने, ये दिया स्टडी द गिवन टेबल आंसर दी 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको जो है बताने, ये टेबल आपको दिया, बोलते हैं इस टेबल के बेस पर जो है आपको 5 क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। सिंपल सा, देखो क्या क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेल प्राइस दे रखा है पर यूनिट का कितना, 20 रुपए, ये सेल प्राइस है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 11 रुपए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 3 रुपए। तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल मिला के वो कितनी है, 14 रुपए पर यूनिट, 14 रुपए पर यूनिट, ओके। फिक्स फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड जो है वो कितने, 5,40,000, और फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो है वो हर साल कितने, 2,52,000। तो ओवरऑल मिला के फिक्स जो कॉस्ट है वो कितनी है, 540 और 252 को जोड़ दो, कितना हो गया, 7,90,000 हो गया। बोलो जी, ये डेटा आपको दे रखा है, मतलब आपको सेल प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, और जो फैक्ट्री चार्जेस है वो आपको दे रखे हैं, ठीक है सर, ये होगा। अब इसके बेस पर आपको जो कुछ क्वेश्चन है उनको क्या करना है, सोल्व करना है, ओके जी। देखो अब क्या क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने कंपनी का, आप मुझे बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, सिंपल सा जी। कंट्रीब्यूशन क्या है सर, देखो सेल प्राइस कितना था, 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपए। अब बच्चा यहां गलती कर सकता है, बच्चा क्या पता सिर्फ यही उठाए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भाई वेरिएबल कॉस्ट पूरी उठानी होती है, चाहे किसी भी तरीके की वेरिएबल अगर कॉस्ट है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो पूरी आएगी। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट उठा दिया, कितना वेरिएबल कॉस्ट, 14 रुपए, 11 प्लस में 3। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आएगा कितना, 6 रुपए। तो फॉर्मूला जो है पीवी रेशियो का क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है, 6, सेल कितनी है, 20, इनटू 100 करो, आंसर आएगा 30%। लो जी थर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। अगर यूनिट्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना तो कैसे निकालते हो, सब ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगी, ना ही लॉस होगा। तो मतलब इतना हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इतनी क्वांटिटी को हम बेचेंगे कि अपने दोनों तरह की कॉस्ट कवर हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट पे हम ये चाहते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट और हमारी फिक्स कॉस्ट जो है दोनों की दोनों जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, क्या हो जाए, कवर हो जाए, ओके। अब फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने, अगर यूनिट्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, अब बच्चा यहां भी गलती करेगा, बच्चा उठाएगा सिर्फ ये 540, भाई टोटल फिक्स कॉस्ट उठानी है, टोटल कितना है, 7,92,000। तो फिक्स कॉस्ट मैंने उठा लिया कितना, 792, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 6 रुपए, तो ये आ गया 1,32,000 यूनिट।
1,32,000 यूनिट अगर मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, तो मेरी दोनों तरह की कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। कौन सा, वेरिएबल भी और फिक्स भी। और यहां पे जो है वो क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट होगा, मतलब ना तो यहां पे नो प्रॉफिट होगा एंड नो लॉस होगा। ओके जी, चलो अब थर्ड देखते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इज द ब्रेक इन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपी। अगर रुपीस के अंदर ब्रेक इन पॉइंट निकालना है तो कैसे करते हो सर? अगर रुपीस में निकालना हो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था, 7,92,000 अपॉन में पीवी रेशियो 30%, अपॉन में 30 इंटू में 100 करूंगा तो 7,92,000 अपॉन में 30 इंटू में 100 करूंगा तो ये आ जाएगा 26,40,000। तो आंसर आ गया कितना, ये रहा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला के लिए पूरी टेबल आपको मैंने बुक के अंदर दे भी रखी है। चलो आगे देखते हैं अगला। बोलते हैं विच वन द फॉलोइंग डिजायर्ड सेल। आप कितनी डिजायर्ड सेल आपको करनी पड़ेगी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। अगर आपको 1,20,000 रुपए का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अगर आपको 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कितना डिजायर्ड सेल आपको करना पड़ेगा। तो डिजायर्ड सेल निकालने का अपना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड सेल अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड सेल अपॉन में पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट था 792, डिजायर्ड सेल कितने 1,20,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना 30%। निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 30,40,000। ये तो 30,40,000, ध्यान देना 30,40,000 रुपए की अगर मैं क्या करता हूं, सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, 1,20,000 होगा। सिंपल। और अगर आपको निकालना पड़े क्या, विच ऑन द फॉलोइंग इज द डिजायर्ड सेल वॉल्यूम इज इन यूनिट्स। अगर यूनिट्स के अंदर निकालना पड़े, अगर आपको 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी, मतलब कितनी क्वांटिटी आपको बेचनी पड़ेगी। अगर ये निकालना पड़े तो वो भी निकाल देंगे सर। क्या फॉर्मूला होता है, डिजायर्ड सेल निकालने का फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। अगर पर यूनिट निकाल, अगर रुपीज में निकालना है अपॉन में पीवी रेशियो करते हैं, और अगर आपको अगर रुपीज में निकालना है तो अपॉन में पीवी रेशियो, और अगर आपको निकालना है किसके अंदर, यूनिट्स में, तो अपॉन में करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या रहेगा, डिजायर्ड सेल निकालने का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 7,92,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 60,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 6। तो इसको सोल्व करोगे 1,42,000। तो 1,42,000 यूनिट अगर आप क्या करोगे, बेचोगे, तो आपको 60,000 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या है भाई इसको सोल्व करने में, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आराम से कर सकते हो। हवा बना रखा है, बस मेन बात पता है क्या, हवा बना दिया। हां ये तो सोल्व नहीं होता, हां ये तो सोल्व नहीं होता। ठंडे दिमाग से अगर आप घर पे बैठ के भी सोल्व करो ना, आप 5 मिनट छोड़ो, आप 4 मिनट में कर दो इसको, 3.5 मिनट में सोल्व कर दो आराम से। बस बात क्या है, उस टाइम पे जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना, तो हमारा मेंटल एस्पेक्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तब पंगा हो जाता है, और फिर आखिर में सब ऐसे तुक्का ही मार देते हैं और फिर पेपर में रह जाते हैं। तो आप ढंग से अगर करो ना तो आराम से सॉल्यूशन निकल आए। ओके जी, चलो एक और देख लेते हैं। चलो एक और पैराग्राफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कैबिनेट जो है, कैबिनेट बोले तो कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट का मतलब वो खोखा नहीं, यहां पे कैबिनेट का मतलब जो है वो क्या है, कैबिनेट का मतलब अपना जो मंत्रिमंडल है। ओके, तो बोलता है जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल किया 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स पैन इंडिया मेक्स एमिनेंट सेंस। मतलब जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया, मतलब कैबिनेट ने एक नया रेजोल्यूशन पास कर दिया किसका, उसने बोला कि हम 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स जो है वो क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, इट वुड बूस्ट, अगर ऐसा करेंगे हम तो क्या होगा, हमारा वैल्यू एडिशन ऑन साइट जो है वो क्या होगा, बूस्ट होगा, बढ़ेगा। रीपिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिकल एंड सोर्सिंग एक्सपेंस एंड जनरली सेटअप सेक्टर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अक्रॉस द बोर्ड। तो हमको जो है वो क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर हम लोग जो है 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स जो है वो क्या करते हैं, डेवलप करेंगे, तो अपने को क्या क्या फायदा मिलेगा, अपने को वैल्यू एडिशन मिलेगा, ऑन साइट काम करने में वैल्यूएडिशन मिलेगा। रीपिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल, रीपिंग मतलब बेनिफिट उठाएंगे किसका, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब लार्ज स्केल पे काम करोगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप का बेनिफिट मिलेगा। ओके, रिड्यूस लॉजिस्टिकल और सोर्सिंग एक्सपेंस क्या हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे। एंड जनरली स्टेप ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है जी। अब वैल्यू चेन जो है, ध्यान देना, अब क्या बोला आगे, बोलते हैं वैल्यू चेन इन यार्न फैब्रिक एंड रेडीमेड्स इज स्कैटर्ड। जो वैल्यू चेन है वो क्या है, फैली हुई है और वो फ्रेगमेंटेड है नेशन वाइड। सो फॉर इंस्टेंस व्हाइल कॉटन इज ग्रोन इन गुजरात, आप देखो कॉटन जो है वो कहां ग्रो होती है, कॉटन ग्रो हुई गुजरात एंड महाराष्ट्र में। कॉटन की स्पिनिंग जो है वो कहां होती है, तमिलनाडु में, मैंने गोले में कर लिया। प्रोसेसिंग कहां पे होती है, राजस्थान एंड गुजरात में। और गारमेंट मेकिंग जो है वो कहां पे होती है, जनरली नेशनल कैपिटल रीजन बेंगलोर में और कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर होती है।
ठीक है जी। द प्रोपोज मेगा पार्क स्प्रेड ओवर 1000 एकड़, जो अभी ऊपर सोचा है, कैबिनेट ने डिसाइड किया जो हम मेगा पार्क्स बनाएंगे वो क्या, वो कितने होंगे, 1000 एकड़ के अंदर फैले होंगे। एंड मोर एंड वुड प्रोवाइड फैसिलिटी, और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे किसका, वीविंग का, डाइंग, प्रिंटिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट मेकिंग इन वन लोकेशन। तो एक ही जगह पे आपको ये सब फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगा। दे वुड हैव कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सच, अब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होगा, लाइक इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हो गया, स्किल डेवलपमेंट यूनिट हो गया, सो एज टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड इन द टेक्सटाइल एंड अपैरल। ओके, तो नई नई टेक्निक जो है वो निकल के आ रही है। आगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो क्या है, लार्ज है। अगर आप सामान जो है बना बना के यहां से एक्सपोर्ट करो तो वो क्या है, एक्सपोर्टेंशियल बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। वी नीड टू बिल्ड ए कंडक्टिव इनोवेटिव इकोसिस्टम विद प्रोएक्टिव पॉलिसी। तो हमको करना क्या, हमको एक बढ़िया सिस्टम बनाना है। अगर बढ़िया सिस्टम बना लिया तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे सेंटर हैज रिसेंटली अनाउंस, सेंटर ने इतने इंसेंटिव स्कीम जो है वो निकाली है, सेंटर ने जो है वो अनाउंस किया 10,683 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए निकाली है। टेक्सटाइल पार्क स्कीम वुड हैव एन आउटले ऑफ द 4445 करोड़ का एंड इज स्लेटेड टू प्रोवाइड सपोर्ट, और ये सपोर्ट देगा किसके लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए इन द क्लस्टर मोड। रीसेंट मूव जो है वो क्या है, टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट रिबेट, और गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि हम लोग क्या करेंगे, रिसेंट में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम रिबेट देंगे किसको, स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस में, एंड लेवी वुड आल्सो हेल्प। और अगर ऐसा करते हैं तो ये भी क्या होगा, आपको मदद मिलेगा, क्योंकि जब टैक्स कम लगेगा तो आप सामान की आपकी कॉस्ट सस्ती हो जाएगी, तो आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बट द फैक्ट रिमेन दैट द शेयर इन द ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट हैड डिक्लाइन। लेकिन अगर हम पास को देखें तो पास से हमारा जो टेक्सटाइल का जो शेयर एक्सपोर्ट के अंदर वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड इज नाउ बेयरली, और वो अब डबल डिजिट से भी क्या हो गया, कम हो गया है। रीसेंट क्राइसिल स्टडी ने ये बोला दैट एब्सेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी क्राइसिल जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने कुछ अपने इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी रेटिंग किया होगा, और उसने फिर ना अपनी रिपोर्ट में क्या बोला, बोलता है रीसेंट क्राइसिस स्टडी ने ये बोला दैट एब्सेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इससे हर्ट हुए हैं हमारे एक्सपोर्ट। इसकी वजह, क्योंकि हमारा बाकी नेशंस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या हुई है, हर्ट हुई है। ओके, डिसेंट वर्क इन द टेक्सटाइल पार्क वुड गेन कस्टम इन टुडे वर्ल्ड। ये आपका पैराग्राफ था, हमने ढंग से पढ़ लिया। अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चन करने हैं, चलो देखते हैं। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है बोथ द, ध्यान देना, बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट, ध्यान देना, बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट द यूनिट एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, दोनों के दोनों ये चाह रही है कि मतलब वो प्रमोट करना चाह रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़े। यस। आगे परफॉर्मेंस जो है टेक्सटाइल इन इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट वो क्या इंप्रूव हुई है, बोलो सर। अभी तो पढ़ा, जो परफॉर्मेंस है हमारी इंप्रूव नहीं हुई सर, वो क्या हुई है, घटी है। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, देखो कहां गया अभी, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द शेयर ऑफ टेक्सटाइल इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट हैज डिक्लाइन। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि वो क्या हुई है, इंप्रूव। तो ये सही है, गलत है, गलत है। आंसर क्या आएगा, सेट में 1 तो ट्रू है, बट सेकंड फॉल्स है। थर्ड, आगे अगला क्वेश्चन बोलता है विच, ध्यान देना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सी स्टेट है दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अब बताओ सर, ये देखो, ये था अपना ऊपर आपने पढ़ाया था अभी, देखो ये बोला था कि कॉटन कहां पे ग्रोथ है, गुजरात और महाराष्ट्र में। ओके, स्पिनिंग कहां होती है, तमिलनाडु में, और प्रोसेसिंग होती है राजस्थान गुजरात में, और बनते कहां पे, जो गारमेंट मेकिंग होती है वो कहां होती है, बैंगलोर और कोलकाता में। ठीक है सर, आओ देख लेते हैं अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी स्टेट है। वेस्ट बंगाल, ये इस यहां पे भी काम हो रहा है, यहां पे राजस्थान में, यहां भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, लेकिन पंजाब में नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, पंजाब। यहां पे इस स्टेट के अंदर जो है इसका कोई भी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन बोलता है, थर्ड क्वेश्चन देखो, बोलता है इंडियन टेक्सटाइल कैन रीगेन देयर शीन विद द सेटअप ऑफ द इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। बोलता है इंडियन टेक्सटाइल जो अभी पिछड़ी हुई थी वो दोबारा से रीगेन करेंगे, रीगेन कर सकते हैं अपनी चमक को, शीन का मतलब चमक। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो दोबारा से अपनी चमक रीगेन कर सकती है। कब, अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स बनाएगी। बिल्कुल सही बात है, असर्शन ओके है। रीजन में क्या बोल रहा है, वैल्यू चेन जो है ना इन द यार्न, फैब्रिक एंड रेडीमेड गारमेंट स्कैटर्ड है नेशन वाइड। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ये सब काम कर दोगे तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। और रीजन ये, क्योंकि अभी जो हमारा वैल्यू चेन है, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो क्या है, वो फैला हुआ है, वो क्या है, फैला हुआ है। लेकिन अगर आप क्या बना दोगे, अगर आप मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स बना दोगे तो सारी इंडस्ट्री एक ही जगह पे आ जाएंगी,
हाँ जी, तो उससे क्या होगा, क्या आप दोबारा से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा से प्रमोट करेगी नहीं करेगी, करेगी। तो रीजन भी क्या है, सही है। आंसर क्या हो गया, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर आएगा फर्स्ट। चलो भाई आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द पार्ट ऑफ वैल्यू चेन, इनमें से कौन सा वैल्यू चेन का पार्ट नहीं है इन द प्रपोज इंटीग्रेट मेगा टेक्सटाइल इन द अपैरल पार्क। हालांकि इसको देख के आप बता दोगे, देखो इस ये देखो कौन सा पार्ट नहीं है, लो देख लेते हैं क्या क्या है। जो मेगा पार्क्स हैं वो आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो तो वो आपको जो है वो वीविंग का देंगे, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट मेकिंग, ठीक है। अब देख लो एक बार, गारमेंट मेकिंग मिलेगा, यस। वीविंग मिलेगा, यस। फैशन डिजाइनिंग मिलेगा, यस। स्पिनिंग मिलेगा, यस। कॉटन प्रोडक्शन मिलेगा, नहीं सर ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। चलो आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट क्रिटिकल टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल है, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अपने इंडियन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को रोक रहा है, तो वो अभी हमने पढ़ा तो था, आखिरी लाइन में लिखा तो हुआ था कि रीजन क्या था। तो रीजन ये था ना, रिसेंट में जो क्राइसिल ने जो स्टडी किया उसने ये बोला कि एब्सेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री का बाकी कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या हो रही है, पिछड़ रही है। यही तो पूछा है, लो आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, देखो विच वन द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट क्रिटिकल टू द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो बोलते हैं इंटीग्रेट मेगा टेक्सटाइल, ये इससे तो बढ़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है बाकी कंट्री के साथ में, इसीलिए हमारा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो क्या है, डिक्लाइन है। लो जी हो गया। क्या इसमें था, कुछ था नहीं सर, आसान है सब, करने आओगे तो सब इजी है, और अगर ऐसे हुआ बन जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, जी सर। चलो ये इस तरह के आपके जो है वो पैराग्राफ आते हैं, ये आप सोल्व कर लीजिए। इसके अलावा 3 और हैं, वो मैं जो अपना टेलीग्राम पे पेड चैनल है तो मैं वहां पे डाल दूंगा, उसको आप घर पे बैठ के सोल्व कीजिएगा, उसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो 3 आपको मैंने करवा दिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बाकी और भी काफी पैराग्राफ है पेपर नंबर 2 कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना जी। कुछ फायदा हुआ, वीडियो तो आपने लगा लिया, अगर आपने पूरा वीडियो लगाया तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पेपर के अंदर जो पैराग्राफ आता है वो मुश्किल नहीं आता है, वो आसान ही होता है, बस मुश्किल बन जाता है टाइम की वजह से। और टाइम क्यों, टाइम इसलिए जो है हमारे पास में शॉर्ट रह जाता है क्योंकि हम लोग एक पैराग्राफ को एक बार ना पढ़ के 5-5 बार बारी बारी पढ़ते हैं हर क्वेश्चन के साथ में। और कैसे सेव कर सकते हैं, एक बार पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है, हर एक लाइन में क्या क्या की पॉइंट्स है उसको एक जगह पे लिखना है, बन की बात, कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्वेश्चन 100% सही होगा। समझ रहे हो क्या जी। चलो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और दूसरा सबसे मेन बात ये, अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जो जून में या दिसंबर 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच चलाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, हर यूनिट के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर हमने बना रखे हैं, प्लस में किताबें मिलेंगी आपको, 10 किताब पेपर 1 की, 10 किताब पेपर 2 की। तो यूनिट वाइज बुक्स हमने जो है स्टडी मेट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, कलर्ड बुक है, वो आपके होम एड्रेस पे आएगा कोरियर के जरिए। प्लस में आपको रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार इतना करो, और बाकी कल से जो महासंग्राम सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके जी सर, चलो एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।